नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेट पॉसिबल पर। हम पढ़ रहे थे हिंदी वर्णमाला। आज है इसका दूसरा लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम वर्णमाला से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे। ये तथ्य आपने पीछे पढ़े होंगे उससे, तथा कुछ नए तथ्य भी होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला तथ्य है, अंग को अल्प प्राण तथा आह को महाप्राण ध्वनि कहते हैं। ये सारे के सारे तथ्य परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चनों के उत्तर ही हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो सबसे पहला तथ्य हो गया। इसके बाद दूसरा तथ्य हो गया, अंग को अनुनासिक तथा आह को विसर्ग वर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद अगला तथ्य, जो वर्ण जीभ को लुढ़का कर उच्चारित किए जाते हैं उन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण कहते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? ड़ा तथा ढा। ड़ा मतलब सड़क वाला ड़ा, ये हो गए उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण। इसके बाद अगला तथ्य है, ए ओ औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर। तथा छ त्र ज्ञ श्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद अगला तथ्य है, शा शा सा हा को संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद अगला तथ्य, या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये सारे तथ्य सब परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों को रट लीजिएगा आप। उसके बाद अगला तथ्य है, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष होता है तथा तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण सघोष होता है। ये हमने पिछले भी लेक्चर में देखा था। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण तथा दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसके बाद ऊष्म व्यंजन अघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन अघोष तथा अल्प प्राण। ऊष्म व्यंजनों के बारे में, ये अघोष भी होते हैं और ये अल्प प्राण भी होते हैं। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं, ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं तथा महाप्राण होते हैं। हा कैसा होता है? सघोष होता है, हा सघोष, याद रखिएगा। उसके बाद ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हमेशा अल्प प्राण तथा दीर्घ स्वर हमेशा महाप्राण होते हैं। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर यानी कि एक मात्रिक, ये एक मात्रिक तथा ये द्विमात्रिक। एक मात्रिक वाले अल्प प्राण, मतलब ऐसे याद रखिए, एक मात्रा है इसमें तो थोड़ा सा प्राण है, इसमें दो मात्राएं हैं तो इसमें बहुत ज्यादा प्राण है। तो दीर्घ स्वर होते हैं द्विमात्रिक, सॉरी महाप्राण। उसके बाद अगला तथ्य हो गया, मुख विवर या मुख की आकृति के आधार पर, मतलब किस तरीके से आपका मुंह खुलता है उसके आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस वर्गीकरण को इस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहला तो विवृत है। विवृत वर्ण किन्हें कहते हैं? विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें कहते हैं विवृत स्वर। अर्धविवृत, इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। अर्धसंवृत, इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसमें आधा खुलता है, इसमें आधा बंद रहता है। संवृत, इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा ही बंद रहता है, मतलब ई उ ऊ। तो विवृत का उदाहरण हो गया आ, ये बड़ा है छोटा नहीं है, यहाँ पे गलती है, याद रख लीजिएगा। विवृत मतलब इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मतलब आ, ये हो गया विवृत। अर्धविवृत के उदाहरण हो गए अ, ए, ओ, औ, ये हो गए अर्धविवृत। अर्धसंवृत के उदाहरण हो गए ए, ओ। संवृत के उदाहरण हो गए ई उ ऊ। इसी तरीके से ओष्ठ की स्थिति के आधार पर भी स्वर अवृत्तमुखी तथा वृत्तमुखी होती है। अवृत्त मतलब, वृत्त मतलब वृत्त तो पता ही है आपको, वृत्त ये आकृति। मतलब अवृत्त मतलब वृत्त नहीं। तो अवृत्तमुखी मतलब क्या होता है? इनके उच्चारण में ओष्ठों की आकृति वृत्ताकार नहीं बनती है, मतलब जिन वर्णों को बोला जाए, अगर जिन स्वरों को बोला जाए तो आपकी ओष्ठ वृत्ताकार ना बने, गोल गोल ना बने, उन्हें कहते हैं अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी कौन से होते हैं? इनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, जैसे उ, ओ, इनको आप बोल के देखिए तो आपकी ओष्ठ वृत्त की आकृति में हो जाएंगे। तो ये हो गए वृत्तमुखी तथा अवृत्तमुखी। तो इस तरीके से ये वर्गीकरण भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं।
सबसे आप देखिए, ये निरानुनासिक या मौखिक स्वर किन्हें कहते हैं? निरानुनासिक या मौखिक स्वर कौन से हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उन्हें कहते हैं निरानुनासिक या मौखिक स्वर। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? अ, आ, ई। तथा जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक मतलब इसमें मुंह और नाक दोनों का योगदान है। तथा निरानुनासिक मतलब ये अनुनासिक नहीं है, मतलब अनुनासिक मतलब नहीं है, इसका मतलब है इसमें नाक का योगदान नहीं होगा। तो निरानुनासिक में केवल मुंह, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों। इसके बाद समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, ये भी याद रखने का फैक्ट है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, यानी कि पंचमा अक्षर, ये नासिक या अनुनासिक होता है। ये भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने। प्रत्येक पांचों वर्ग याद है ना, तो पिछले लेक्चर को आप देख लीजिएगा, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अपनी स्थिति का आकलन करने में भी सहायता मिलेगी। तो चलिए अब कुछ आगे देख लेते हैं। अब आपको पता है कि कुछ संयुक्त व्यंजन थे। अब संयुक्त व्यंजन थे क्यों? संयुक्त व्यंजन इसलिए थे क्योंकि वो दो व्यंजनों के संयुक्त होने से बने हुए थे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यंजनों के संयुक्त होने से संयुक्त व्यंजन बनाए गए थे। तो सबसे पहले था छा, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों थे संयुक्त व्यंजन। तो छा बनने के लिए अधिका और शा, इनको जोड़ा गया तो बन गया छा। त्र बनने के लिए अधिता और रा, त्र, ज्ञ बनने के लिए जा, अधिजा और या, श्रा बनने के लिए अधिशा और रा। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों के संयोग से बने हैं ये। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, सीधे के सीधे। तो आप इनको अच्छे से रट लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पन्ने को भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।